आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 आज चाँद की धरती पर कदम रखने जा रहा है। ये कदम इतना बड़ा होगा जो भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच खड़ा कर देगा। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप। मैं शुभम। चंद्रयान-3 के सफल होने की उम्मीद हम सभी को है, लेकिन फिर भी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर कुछ एक चिंताएं हमारे मन में भी हैं। अब जब ये मामला स्पेस और साइंस से जुड़ा है, तो ज़ाहिर है इसे कोई साइंटिस्ट ही अच्छे से समझा पाएगा। तो इसके लिए हमने बात की वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सिकरवार से और उन्होंने जो समझाया, जो बताया, वो आपके सामने है। सर, मनी कंट्रोल हिंदी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला जो सवाल नमस्ते। है हम लोग बेसिक से ही शुरू करना चाहेंगे कि मतलब कि ये जो चंद्रयान-3 है, इसको अगर बहुत बेसिक तरीके से अगर किसी आम इंसान को समझाना हो, तो आप उसे कैसे समझाएँगे? अ, अभी ओके, धन्यवाद शुभम शर्मा। अ, मनी कंट्रोल की ओर से आप मुझे जोड़े। चंद्रयान एक बज़वर्ड हो गया है। चंद्रयान 2 2019 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था और उस समय भी काफ़ी लोग इसके बारे में जानते थे। लेकिन पिछले 4 सालों में स्पेशली कोविड पीरियड निकल गया और चंद्रयान 3 बल्कि पोस्टपोन हुआ। ये तो पिछले साल ही जाना चाहिए था। एंड चंद्रयान एक हिंदी का वर्ड चंद्रमा से बना है। चंद्रयान जो भारत देश का जो इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का एक प्रक्षेपण यान है, जो स्पेस में जाके चंद्रमा तक जाएगा। इसकी संकल्पना करीब 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बैंगलोर में करीब 100 साइंटिस्ट ने एक प्रपोजल बना के की थी और जो भारत सरकार को भेजा गया। भारत में प्रधानमंत्री स्वयं खुद अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के प्रमुख होता है, ओके? कोई मिनिस्टर नहीं होता, खुद प्रधानमंत्री के पास होता है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे लाल किले की प्राचीर से डिक्लेयर किया था कि अगले कुछ सालों में चंद्रयान मिशन जाएगा। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बजट एलोकेट किया और 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। जी। चंद्रयान 1 में जस्ट एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जो ऑर्बिटर तक जाएगा, ऑर्बिटर से साउथ पोल पर गिरा दिया जाएगा। एंड क्योंकि वो मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को गिराया गया था और स्वाभाविक है कि उस समय अ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, तो उनके नाम पर उसे जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट दिया गया। इसके बाद इसका फ़ॉलो अप प्लान चला और वो था चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ, जिसमें एक ऑर्बिटर के अलावा एक लैंडर भी रखा गया। लैंडर मीन जो लैंड करेगा और स्मूथ और सेफ लैंडिंग करेगा मून की सरफेस पे और उसमें एक रोवर भी रखा गया। लैंडर का नाम विक्रम लैंडर रखा क्योंकि विक्रम साराभाई हमारे इसरो के प्रमुख व्यक्ति रहे जिन्होंने स्टार्ट किया और प्रज्ञान रोवर। लेकिन वो भी प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 देखा जाए तो बहुत हद तक वो सफल रहा। सिर्फ हुँ, लास्ट मोमेंट पे लैंडर को जो लैंडिंग करना था लास्ट फेज़ में फाइन स्टेप पर वो नहीं हो पाया और समहाउ लैंडर नहीं पहुँच ज़मीन पर सेफली उतर पाया। लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। और उसका एक तीसरा फ़ॉलो-अप अब चंद्रयान 3 मिशन अ, चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के साथ लैंड करने वाला है, जो कि सेफ लैंडिंग होगी 23 अगस्त को। लॉन्च ये पिछले महीने हो चुका है 14 जुलाई को और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसके बेली से बाहर निकलेगा लैंडर से और वो अगले 14 दिन तक जिसे कि ल्यूनर डे कहा जाता है जिसमें कि 14 दिन अर्थ के बराबर का दिन और वहाँ पे रात होती है चंद्रमा पे और ये सेम पीरियड 14 दिन आप समझते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा के थ्रू भी चलता है। तो ये सेम पीरियड जो हमें पृथ्वी से दिखता है, तो एक मेजर डे है, एक हिस्टोरिक डे है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी या दिवाली होते हैं, ये उससे कम एंथुसियास्टिक नहीं होने वाला है। हर कोई टीवी पर, ट्विटर या सोशल मीडिया पर ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे और एक हिस्टोरिक डे होने वाला है। जी, शुभम। सर सर, अब जैसे आपने हमें पूरा मतलब चंद्रयान हमारा जो मून मिशन 1 था, उससे आपने उससे लेकर अभी तक का हमें पूरा समझाया बहुत अच्छे से। सर, अब इसमें सबसे बड़ी बात जो इस वक़्त है, जो मतलब सबकी निगाहें जो टिकी हैं एक तरह से कहें, तो वो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी क्रूशियल क्यों है इस मिशन के लिए? देखिए, अभी तक जितने भी चंद्रयान जो चंद्रमा पर या ल्यूनर मिशन हुए हैं, जिनमें के ल्यूनर सीरीज़ के जो जो मिशन हुए हैं, वो रशिया ने किए हैं। पहले हुँ, यूएसएसआर था अब रसिया।
ल्यूना। ल्यूना एक फीमेल गॉडेस मून के लिए नाम होता है। उसी तरह से अपोलो मिशन यूएस का था, और चांग ई ये चाइनीज मिशन है, चांग ई 1 2 3 4 लाइक दैट। ऐसे ही इंडिया का और भारत का चंद्रयान 1 2 3 है। ओके। जी। अभी जो इसका लैंडिंग इसलिए प्रमुख है क्योंकि ऑर्बिटर को भेजना इज वेरी इजी। ऑर्बिटर को भेजना बहुत बहुत एक इजी माना जाता है कि मतलब किसी ग्रह या फिर चंद्रमा तक सैटेलाइट को भेजना और ऑर्बिटर में अपनी चीज को छोड़ देना एक पर्टिकुलर स्पीड पर। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर अब वातावरण नहीं है, वहां पे कोई एयर नहीं है, वहां पे कोई थिन एयर या कोई हवा नहीं है, तो वहां पर कोई चीज नीचे गिरते के समय उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं पैदा होता, तो वो धीरे धीरे नहीं गिर सकती। जबकि हम मानते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 होता है पृथ्वी के। लेकिन वो 1/6 भी इतना काफी है कि कोई भी चीज अगर इससे चीज ऊपर जाए तो वो नीचे उतर के आ जाएगी मून पर। अब ये जो लैंडर है वो उसका वेट है 1749 किलोग्राम, जिसमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर है। तो 1750 किलो काफी होता है, और अगर वो गिराया जाए नीचे से, ऊपर से नीचे गिराया जाए तो काफी डैमेज हो जाएगा और वो टकरा के गिर जाएगा। तो इस समय 4 रिट्रो रॉकेट हैं इसमें विक्रम लैंडर में। अभी जो चंद्रयान 3 का है वो चारों रॉकेट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे अपना, जिससे कि जो तेजी से जो गिरने की प्रॉपर्टी है लैंडर की वो स्लो हो जाएगी, और बैक साइड में थ्रस्ट करके वो स्लोली स्लोली कंट्रोल वे में नीचे उतरेगा। इसे कहते हैं सेफ लैंडिंग, या सेफ लैंडिंग कहा जाएगा इसे। ओके। अब या ये सॉफ्ट सेफ लैंडिंग। लैंडिंग इतनी जरूरी है, या सॉफ्ट लैंडिंग है, क्योंकि 1700 किलोग्राम की बॉडी अगर मून इम्पैक्ट प्रोब की तरह गिराई जाएगी तो नीचे जाके टूट जाएगी, फिर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो कल का जो मिशन है चंद्रयान 3 का, वो उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करा देना सो दैट वो सेफली उतर जाए, और रॉकेट, और एक 17 मिनट का अभी एक प्रोग्राम है उसे मैं समझाऊंगा, उससे उतर जाए। दूसरा वहां पर रोवर का बाहर निकलना और रोवर का चंद्रमा की सतह पर मूव करना। तो तीसरा ये भी है कि उनसे इंसिटू एक्सपेरिमेंट कराना। तो जैसे 3 पेलोड, मेजर पेलोड विक्रम लैंडर के पास है, 2 रोवर के पास है, वो वहां जाके अगले 14 दिन तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वो डेटा अर्थ पर आएगा, और पहले उसे इसरो एनालाइज करेगा। उसके बाद इसरो ने प्रॉमिस किया कि वो पूरी दुनिया के लिए, सभी देशों के लिए उस डेटा को शेयर करेगा, जी। और ये कोशिश करेगा कि उसमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आए। अब यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है पानी की खोज। जी। पानी वहां पर कोई नदी, तालाब या पोखर की तरह से ऐसा कोई पानी का नहीं है ऐसा कोई। तो एक मतलब वहां पे स्टोन अगर पानी है भी तो वेपर स्टेट में है, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में है, या आइस क्रिस्टल के फॉर्म में है। वो भी ऐसा इसलिए है कि दिन का टेम्परेचर अगर मून पर माना जाएगा तो दिन में वो 127 डिग्री हो जाता है, मीन्स पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से। और वही जब रात आई होती है उस जगह पर तो वो -173 डिग्री होता है। तो इस तरह से 250 डिग्री का एक वेरिएशन झेलता है। तो पानी वहां रह नहीं पाता, पानी वेपर में अब कन्वर्ट होता रहता होगा ऐसा माना जाता है। लेकिन ये चंद्रयान 3 एक क्रूशियल एक्सपेरिमेंट के बतौर ये चंद्रमा पर पानी के बारे में रिसर्च करके बताएगा। सर आपने इसकी बहुत अच्छे से मतलब मैं कहूँ कि बहुत अच्छे से व्याख्या की पूरे मिशन की कि इसका क्या उद्देश्य है और वो लैंडिंग का। सर जो मेन मुद्दा है कि मतलब लैंडिंग के सामने जो क्या चैलेंजेस मेन एकदम जैसे कि अब बेसिक मतलब अगर देखा जाए तो मोटा मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं हमें मालूम है कि पिछला जैसे चंद्रयान 2 वो मतलब बोला वो बताया गया था कि जो उसकी जो लैंडिंग हुई वो एक तो सॉफ्ट नहीं थी मतलब वो गिर गया किसी होल में या गड्ढे में जो भी है। तो सर तो वही सब चैलेंजेस और कैसे कैसे चैलेंजेस अब चंद्रयान 3 के सामने आएंगे लैंडिंग के दौरान थोड़ा वो और समझा दीजिए। ओके, तो मेन जो हिस्टोरिक डे है 23 तारीख को, वो है मून पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट या सेफ लैंडिंग कराना। एंड मेरा जो अनुमान है वो सेफ लैंडिंग होएगी, और बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसे कहीं पोस्टपोन करना पड़े। इसके बाद दूसरा जो मेन वरी है या जिसकी चिंता करने लायक है वो है कि जब विक्रम लैंडर नीचे उतरेगा मून की सरफेस पर, तो बहुत सारी धूल, क्योंकि मिट्टी के धूल वहां पे पाउडर के फॉर्म की तरह से है, वहां पे कोई मोटा ढेला नहीं है, मोटी कंकड़ी नहीं है वहां पर, क्योंकि मून की मिट्टी बहुत ही ग्रे कलर में, बहुत ही फाइन पाउडर की तरह, तो वो एकदम से हवा में उड़ के ऊंची जाएगी। और वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेशली ये डर है कि
जो सोलर पैनल है उसको न ढक लेगी। तो उसके बाद करीब आधा एक घंटे तक ये वेट करेंगे कि जब डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी वापस चंद्रमा की जमीन पर, उसके बाद वो कमांड दिया जाएगा और उसके बाद वो ओपन होके रोवर बाहर निकलेगा विक्रम लैंडर से। और उसके बाद सबसे पहले रोवर और लैंडर दोनों आपस में एक सेल्फी लेंगे इस तरह से, क्योंकि वहां पे करीब करीब 12 से ज्यादा कैमरे हैं आपस में एक दूसरे को। वो कैमरे ही उनकी आंख हैं, क्योंकि वहां पे कोई मनुष्य तो है नहीं। तो कैमरे का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डेटा मिलेगा उसे वो खुद कंप्यूटर एनालाइज करेगा। कुछ आइस्ट्रैक जो बैंगलोर में इसरो का सेंटर है, दैट इज इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, वहां पर वो एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। और इस तरह से वो एक अगले दिन की 14 दिन की यात्रा स्टार्ट कर देगा रोवर। रोवर यहाँ पर करीब करीब 500 मीटर दूर तक जा सकता है, ऐसा कैपेबिलिटी रखा गया है। लैंडर तो 4 पैर पे खड़ा होकर एक जगह ही बना रहेगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ओके, और आप ओके। सोच सकते हो कि वो करीब 1700 किलोग्राम का है, लेकिन रोवर उससे 500 मीटर दूर तक जा सकता है, जिसकी स्पीड करीब 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट टाइप की होगी, मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली क्रॉल करेगा। उसमें 6 पहिए हैं, इसमें 6 पहिए का है। एंड रोवर में 2 मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो वहां पर एक्सरे पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट करके वहां की मिनरोलॉजी, उसके मिनरल्स क्या है मून की सतह पर, जैसे इट कुड बी सिलिका और हाइड्रोजन पोटेशियम वटेवर। और दूसरा उसकी ये स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर को पता लगाया कि जमीन में क्या बना है, जमीन में उसकी थर्मो प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा। और हर वक्त जैसे कि लाडला बेटा अपनी माँ के पास रहता है, रोवर का सारा सिग्नल लैंडर के पास जाता रहेगा। लेकिन लैंडर ही उस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा और ऑर्बिटर से अर्थ पर वो डेटा आएगा। सर, जैसे आपने बताया कि अभी आपने भी खुद बोला कि विश्वास है और पूरे देश को ये विश्वास है कि मतलब कल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत सक्सेसफुल चंद्रयान-3 की हमारी हो जाएगी। बट इफ एक कहते हैं कि नॉन जीरो वो लेकर चलते हैं, एक छोटी-सी आशंका हर किसी के मन में रहती है। और शायद मतलब अभी दिन में भी जो खबरें चली, खुद इसरो के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने भी बोला कि भई अगर लैंडिंग मतलब नहीं कर पाते हैं उधर, उस एरिया पे, तो हम लोग लैंडिंग पोस्टपोन करके 27 तारीख को कर देंगे। तो सर अगर ऐसा होगा तो मतलब वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, साइंस में कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। और ल्यूना 25 के साथ हम अभी 2 दिन पहले देख चुके हैं, जबकि हाँ, रसिया वो कंट्री है जिसके अभी तक कितने ही कीर्तिमान है स्पेस साइंस में, जैसे कि बिल्कुल, पहला बिल्कुल। मनुष्य भेजना, पहली महिला भी रशियन थी, मून पर पहला इम्पैक्ट प्रोब भी रसिया का गया था, और पहला सॉफ्ट लैंडिंग भी रूस का ही है। यूएस का भले ही है, लेकिन रूस के इतने सारे रिकॉर्ड है। रूस ने पहला स्पेस स्टेशन बनाया था जो 175 दिनों तक स्पेस में रहा। जब रूस के साथ ऐसा हो सकता है तो होने को तो किसी के साथ होगा, लेकिन जो हमारा चंद्रयान 3 है वो फेलियर बेस्ड एनालिसिस के साथ बनाया गया है, ना कि सक्सेस बेस्ड जो कि चंद्रयान 2 का था। इसका ये मतलब है कि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को चंद्रयान 2 में ऐसे सोच के बनाया था कि ये सक्सेसफुली होगा, लेकिन अभी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरह से सोच के बनाया कि अगर एक चीज अगर फेलियर होती है तो दूसरी चीज उसे टेक ओवर कर ले, अगर वो भी फेल है तो थर्ड कर ले। और इस तरह के बहुत सारे डिसीजन इसमें रखे गए हैं कि वो ये मेक श्योर करेगा कि चंद्रयान 3 हर हालत में सक्सेसफुली हो। जी। सर रहा दूसरा सवाल ये था कि अगर 23rd लैंडिंग नहीं होती, तो हाँ, इसके लिए दूसरा ऑप्शन बी रखा गया है। हुँ, ऑप्शन बी में 27 तारीख को लैंडिंग के लिए प्रपोज है वो डेट, प्लान बी। लेकिन प्लान बी तभी है जबकि ए में कोई प्रॉब्लम है, हुँ, अदरवाइज प्लान ए के अकॉर्डिंग बिल्कुल। 23rd को लैंड करेगा ही। प्लान बी में क्योंकि उस जगह के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, उस समय वहां पे सूर्य का उदय हो चुका होगा, तो करीब 400 किलोमीटर दूर पॉइंट, मेंजिनस पॉइंट से 400 किलोमीटर दूर का एक पॉइंट सेलेक्ट किया जाएगा था, और हुँ, वहां पर 27 तारीख को लैंडिंग होगी। और इस तरह से विक्रम लैंडर जो 30 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका होगा कल, उसे वापस एक बड़ी कक्षा में भेजा जाएगा कुछ समय के लिए टेम्परेरी। सर जैसे आपने कहा कि वो लैंडिंग का मतलब वो प्लान बी है हम लोग का, और आप ही ने बताया कि वो साइट फिर चेंज हो जाएगी। मतलब जहाँ अगर हमें हाँ, प्लान ए के तहत उतरना है, तो वो साइट अगर प्लान बी हम लोग
उसको प्लान बी को हमें अगर यूज़ करना होता है बाय चांस, तो वो हम साइट चेंज कर देंगे। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर साइट चेंज करने से क्या मिशन पे कोई इम्पैक्ट होगा? कोई असर आएगा कि भई हमने दूसरी साइट पे लैंडिंग की है तो क्या कुछ चेंजेज़ अ, या कुछ? ये देखिए यहाँ पे एक चीज काफी मिसनोमर है पब्लिक में। वो हाँ, कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव ध्रुव पर उतरेगा। हाँ, हाँ। दक्षिणी ध्रुव का मतलब है बिल्कुल 0 डिग्री, बिल्कुल नीचे, ऐसा नहीं है। ओके, ये ओके। दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी भाग में उतरेगा, तो ये अभी भी 69.32 डिग्री है, मतलब 69 या हुँ, 70 डिग्री थोड़ा हट के है। मुझे अभी अभी थोड़ा ये कैलकुलेट करके देखना होगा कि वो 70 डिग्री से कितना हो जाएगा अगर प्लान बी के अकॉर्डिंग चीजें ओके। होती हैं तो। लेकिन वो सर्टेनली कुछ डिग्री और बढ़ जाएगा। तो ये दक्षिणी ध्रुव के एक हिस्से का पार्ट है, ना कि एग्जैक्टली दक्षिणी ध्रुव। एक्चुअली इन्फिनेटिसिमली स्मॉल प्लेस को हम पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते कि ये दक्षिणी ध्रुव ये एक पॉइंट पर है या उत्तरी ध्रुव इसका यहाँ पर है। हुँ, तो हमने ये कहा कि उसके नीचे वाले पार्ट में, और वो भी ऐसा जबकि 59% एरिया ही चंद्रमा का सूर्य के सूर्य के इफेक्ट में आता है और वो हुँ, चमकता है। इसका मतलब ये है कि 41% एरिया हमेशा पीछे का वो पीछे। कभी पृथ्वी से दिखता ही नहीं है। तो हुँ, ये वाला पार्ट उसी पार्ट में, क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं होती, तो जो मैंने कहा था 127 डिग्री वो इतना अचीव नहीं होता है। तो शायद यही कारण है कि वो पानी अभी भी आइस के फॉर्म में बना हुआ है, या वो उतना वेपोराइज होके नहीं हो पाता है। तो पानी का हमें ये भी नहीं पता कि लिक्विड स्टेज में है। वो बिल्कुल। हो सकता है हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में होगा, या फिर वो हुँ, क्रिस्टलाइज के फॉर्म में होगा, या आइस के फॉर्म में होगा, या कोलॉइड में होगा। वी डू नॉट नो। ये तो इंस्ट्रूमेंट अब जाके एक्सपेरिमेंट करके बताएगा कि पानी का नेचर क्या है, बिल्कुल। और वो पानी पीने लायक है भी या नहीं, पानी क्या वो पौधे के लिए है, उपयुक्त है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि वो केमिकल एनालिसिस के थ्रू हम अपने क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट होंगे अब इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट के, जैसे कि मार्स पर या वीनस पर जाने के लिए, उनके लिए कम से कम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनाने के लिए उपयुक्त होगा। अगर पीने के लिए नहीं है तो भी एक 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 ऐसा नजरिया माना जाता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। और ये चांद की डिस्कवरी कर लेना, चांद पर ये फतेह कर लेना, ये सब प्रोटोकॉल, और चांद पर एक लेबोरेटरी बना पाना हमें दूसरे ग्रहों तक पहुंचने के लिए बहुत ही मददगार होगा आगे के कई सालों के लिए। ये बिल्कुल एक मतलब आप ही की भाषा में कि विन-विन सिचुएशन है, नो डाउट। बट फिर एक शंका वही चंद्रयान 2 को लेकर थोड़ी-सी मन में आती है। तो बेसिकली मैं अपने मतलब हमारे व्यूअर्स को अगर हम बताना चाहें कि भई चंद्रयान 2 और 3 में ये डिफरेंसेस है, तभी हम चंद्रयान 3 को विन-विन सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। तो क्या वो डिफरेंसेस होंगे? मतलब क्या वो ओके, डिफरेंसेस हैं सो कि हम लोग इतना यस, विश्वास के साथ? देखिए 2019 और 2023 में कितना अंतर है, कितना टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। तो हुँ, सिमिलरली चंद्रयान 2 और 3 की टेक्नोलॉजी में भी अंतर है। अब देखिए इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है, 4 सालों में काफी प्रगति की है। जी। हमने जो भी गलती हो गई उससे काफी सीखा है, वो सब इनकॉर्पोरेट हुआ है। पहले चंद्रयान 2 के लिए जो लैंडर के लिए स्पेस बताया गया था, विक्रम लैंडर को, वो था 500 मीटर गुणा 500 मीटर का एरिया। अभी वो एरिया का 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा के 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर के बराबर कर। तो हम हुँ, 10 गुने ज्यादा एरिया को मॉड्यूल में ऐसा डेटा फीड कर दिए कि वो कहीं पे भी जा सकेगा, तो अब उसके पास ज्यादा लिबर्टी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंटली जो लेग है चंद ये विक्रम लैंडर की, उन्हें ज्यादा मजबूत बनाया गया। अभी वो 3 मीटर पर सेकंड से गिरने की गति को भी झेल सकते हैं बिना टूट फूट के, जबकि हुँ, वो पिछली बार 2 मीटर पर सेकंड से भी कम का था। तो उसके पैर मजबूत किए गए। पहले चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 रेट्रो रॉकेट थे, एक बीच हुँ, में और 4 कॉर्नर पे। ओके। और ऐसा माना जाता है कि जो फाइनल स्टेज में जो एरर हुई थी वो इन रेट्रो रॉकेट के फ्लो के वेरिएशन से हुई थी, जिसे कंप्यूटर शायद अच्छी तरह रीड नहीं कर पाया। तो 5 ने ज्यादा डिसबैलेंस किया और वो गिर गया। तो अभी इन्होंने 4 कॉर्नर पे 4 को रखा है और वो ही काम करेंगे। इसके अलावा पहले चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसके लिए उतरने के लिए जो फोटोग्राफ्स या जो डेटा अवेलेबल कराया गया था विक्रम मॉड्यूल को, वो डेटा सभी दूसरे एजेंसीज का था, दूसरे अमेरिकन एंड दूसरे कंट्री से मिला था। लेकिन अभी हमारे पास उन देशों का डेटा के साथ साथ चंद्रयान 2 के खुद ऑर्बिटर का है, जो कि चंद्रयान 3 के लिए हेल्प करेगा। तो हमारे पास हुँ, अपना डेटा, अपना रिलायबल डेटा है जो ठीक, अभी इसे उतरने में मदद ठीक। करेगा। ओके। और इसके अलावा उसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पेलोड सभी को स्टैंडर्डाइज किया गया है, सभी को
एक अलग एल्गोरिदम के साथ रखा गया और सभी को फूल प्रूफ करने की कोशिश की गई है। तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है चंद्रयान 3 का, चंद्रयान 2 का। जी सर। जो जैसे अभी पीछे आपने मतलब पिछले सवाल में बताया कि वो सब लोग बोल रहे हैं कि साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। तो उसका मतलब उसको सर और आसान भाषा में अगर आप उसको हमें समझा पाएँ कि मतलब उसकी इतनी वो क्या है, इतनी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी? देखिए, अभी तक जो भी ल्यूना और जो अपोलो मिशन हुआ है यूएस एंड रशिया के, वो हुँ, ऐसे सोचिए कि ये मून है, ये ओ मून के इक्वेटर पे किए गए थे। हुँ, इक्वेटर पे उतरना बहुत इजी होता है क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्ट एंगल से आप उतर पाते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज ऑलवेज ऑलवेज डाउन, जैसे कि अर्थ के लिए हम एंटार्क्टिका को नीचे देखते हैं साउथ पोल हुँ, पे, आर्कटिक रीजन इज ऑन नॉर्थ। हुँ, ये वाले पार्ट को किसी ने टच नहीं किया था। हाँ, चंद्रयान 1 का जो मून इम्पैक्ट हुआ है वो साउथ पोल पर ही था, लेकिन वो तो प्रोब को गिराना था, दैट्स ऑल। वो तो हो गया। लेकिन अब उतरना इस इम्पोर्टेंट है। एंड साउथ हुँ, पोल वाला जो रीजन है वो एक्चुअली पीछे की ओर है, जो डार्क वाला एरिया है। और जैसा मैंने बताया कि वहां पे क्योंकि सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं चंद्रमा के ऊपर उस बिल्कुल, वाले एरिया में, तो टेम्परेचर जनरली कूल बना रहता है। अगर कूल बना हुआ है तो पानी वहां पे वेपर के फॉर्म में शायद ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे पानी की संभावना बढ़ी हुई है। जबकि इक्वेटर और जो पार्ट जो हमें चमकता है, जो हमें दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को यहाँ से, वो वाला पार्ट तो इसका मतलब बहुत ही हीट लेता है सब सन से। अगर सन से हीट ले रहा है तो वहां जनरली लेस प्रोबेबिलिटी ही होगा कि पानी नहीं है। तो ऐसा था भी। जब हम देखेंगे कि ल्यूना, सॉरी, अपोलो 11 मिशन, हाँ, नील बिल्कुल, आर्मस्ट्रांग या सभी, उन्होंने तो कुछ डिस्कवर करके ऐसा नहीं बताया था कि वहां पे पानी है। ये तो अब जाके चंद्रयान 1 की स्टडी हुँ, से ही पता चला दुनिया को कि हाँ, पानी हो सकता है चंद्रमा पर। तो इस तरह से दक्षिणी ध्रुव और स्पेशली बैक साइड वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमें खनिज भी मिल सकते हैं जो कि रेयर मून एलिमेंट्स होंगे। एंड हमें नहीं पता वो रेयर मून एलिमेंट्स कोई कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए काम आ जाए, या कोई बिल्कुल, मेडिसिन में काम आ जाए, या किसी हेल्थ में काम आ जाए, तो हुँ, उनका एक्सप्लोर करने का काम अब साइंस के लिए हो जाएगा। तो हमें वो देखना है। दूसरा, क्योंकि अभी स्पेस में दौड़ बढ़ती जा रही है, तो एक एक ठहराव देने के लिए रॉकेट्स को ये चंद्रमा की एकदम से स्टडी बढ़ गई और अब हर कोई कंट्री जाने के लिए सोच रहा है। अब तो इसराइल, जापान, रूस का अगला ल्यूना 26 भी अगले साल प्रपोज्ड है। चाइना का VH चैंग ई प्रोबेबली 7th, एंड देन आर्टेमिस 2 वो भी नेक्स्ट ईयर जाने वाला है। तो अगले साल तो हम देख रहे हैं कि करीब करीब एक आधा दर्जन सैटेलाइट जाने वाले हैं मून पर। बिल्कुल। तो सर मतलब बात कर लेते हैं थोड़ा चंद्रमा के एटमॉस्फेयर और उसकी मिट्टी के बारे में क्योंकि अभी क्या है कि अभी तक मतलब मंगल ग्रह को लेकर एक कई बातें कहती कही जा रही थी कि भाई मंगल ग्रह पे जीवन मिल जाएगा या बस जाएगा इंसान और मतलब बहुत कुछ चीज़ें उसमें। तो अब लेकिन अभी क्या है कि अब जब से एक तरह से देखा जाए कि चंद्रमा पे हम लोगों का जो मिशन शुरू हुआ है तो सबकी नज़रें उस पे आ गई हैं। तो मतलब वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा की और मंगल ग्रह की मिट्टी या अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी का, इसमें तीनों मतलब क्या कुछ अंतर है? देखिए, पृथ्वी तो ये तय है कि पृथ्वी मनुष्य के जीवन और कोई हुँ, भी जीवन के लिए सक्सेसफुल रहने के लिए उपयुक्त बनी है। पृथ्वी तो बिल्कुल, बनी इसके लिए, तो यहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर, पूरा एक इकोसिस्टम रहता है। ह्यूमंस भी है। ह्यूमन बने तो अर्थ के लिए ही है देखा जाए तो। ये मून या किसी ग्रह के लिए तो नहीं है, वहां तो एलियन ही होगा अगर होगा तो। हुँ, लेकिन ये ह्यूमन इंजन्यूनिटी, ये माइंड, जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत फितरती होता है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसलिए हमेशा मनुष्य जब चांद तारों को देखता है सोने के समय या रात को, अंधेरी रात में, तो उसे बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस। तो ये तो पहले से ही था। एंड यही चीज ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक संस्कृत का वर्ड है ब्रह्मांड और ब्राह्मण। इसमें ब्रह्म एंड ब्रह्मांड एक अनलिमिटेड स्पेस को कहा जाता है, एक अनलिमिटेड एंटिटी को कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण वो होता है जिसको अनलिमिटेड नॉलेज है। ब्रह्मांड वो है जो अनलिमिटेड है अपने में, जिसकी कोई कोई डायमेंशंस नहीं पता है। तो ब्रह्मांड के बारे में तो बहुत सारा इंडियन वैदिक कल्चर में भी बहुत पहले से लिखा गया कि ब्रह्मांड, और आर्यभट्ट के समय से पहले, उससे भी पहले राजाओं के इतने वैद्य और उनके गुरु होते थे कि वो उनके ग्रहों की नक्षत्र से ये बताए थे कि उसकी किसी के जीवन में अप्स डाउन्स और एज ये सब क्या होगी। ऐसा ऐसा
रहा है, साइंटिफिक प्रूफ की मैं अलग बात करता हूँ, वो अलग है, लेकिन ऐसा मानते रहे। अब क्योंकि विज्ञान इतना प्रोग्रेसिव हो गया है, और 1960 के बाद से, जब से रूस और अमेरिका का ये पूरा एक कंट्रोल चला था 1975 तक, पिछले 20-22 साल उन्होंने खूब सारे लगातार मिशन किए चंद्रमा के, और एक दूसरे को होड़ बना के रखी, और जिसमें कि अमेरिका आगे निकल गया, क्योंकि अमेरिकन ही मनुष्य के तौर पे वहां पे भेज पाए अपने, रूस पीछे छूट गया। फिर 1975 के बाद ऑल ऑफ अ सडन पिछले 47 साल में कोई भी देश ने मून के लिए ज्यादा नहीं किया, हम्म। एक्सेप्ट चंद्रयान 2, या फिर अभी कुछ स्टार्ट हुआ है। तो अब एकदम से इंटरेस्ट बढ़ गया है, और कुछ देश मून पर जाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, और एक दूसरे को पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं। जबकि 1965 में एक इंटरनेशनल एक आउटर स्पेस ट्रीटी भी हुआ था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू सभी कंट्रीज के बीच। वो ये तय करता है कि कोई भी देश कल को अगर कहीं जाएगा भी मून या मार्स या किसी एस्ट्रॉइड पे, तो वो उसे क्लेम नहीं करेगा कि हमारा टेरिटरी है। ये टेरिटरी करने का अधिकार सिर्फ पृथ्वी पर है। मतलब आप स्टडी करने के लिए, अपने वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए तो कर सकते हैं आउटर स्पेस, लेकिन उसे कब्जा नहीं करेंगे। ऐसे मून पर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा है, ये आपका है, ये हमारा रीजन है, आपका रीजन है। तो ये तो होना ही था, लेकिन अब 2023 के बाद इसमें तेजी से बदलाव आएंगे, और मून पर बहुत सारे मिशन होने वाले हैं। सर मैं वो बात उसी पे, मतलब कि वहाँ की एटमॉस्फेयर मंगल ग्रह की और उसकी चंद्रमा हाँ, की मिट्टी, ओके उसमें क्या ओके, तो मिट्टी, हाँ यस, चंद्रमा की मिट्टी बहुत ही फाइन पाउडर की तरह की है। वो ऐसा इसलिए कि वहां पे एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही गैसेस है, दूसरा ना ही वहां पे बारिश होती है। कोई बारिश हो तो पानी की वजह से जो मिट्टी के कण हैं वो चिपक जाएंगे, तो डेली के फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि अर्थ पर हम देखते हैं। तो ऐसा अगर वहां पे है नहीं, फ्री बारिश टाइप का तो कुछ है नहीं, कोई वहां पर महासागर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइन पार्टिकल्स आज भी है, लेकिन चंद्रमा का जो उम्र है, जो एज है, वो करीब करीब इतना ही जितना कि अर्थ का है, 4.6 बिलियन ईयर्स, और चंद्रमा का भी। तो उस समय से लेके अभी तक वो मून की जो मिट्टी है, वो मोस्टली वो पाउडर फॉर्म में है, वो ग्रे कलर की है। अच्छा, वो इतनी फाइन है, सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल है, कि अगर कोई ह्यूमन वहां पे अगर सांस भी ले, सपोज, वैसे तो हो नहीं सकता, स्पेस शूट में रहेगा, तो उसके लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, लंग्स में वो भर जाएगी, ऐसा माना जाता है। और वो मिट्टी में जो खनिज है वो एक अलग अलग कॉम्पोजिशन के, अर्थ के जैसे नहीं है। तो अभी अभी तक तो ये माना जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी पे कोई प्लांट उगाया नहीं जा सकता है। हो सकता है वो मिट्टी या फिर वो कुछ चीजें यहाँ से करीब होंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह लाल रंग की मिट्टी है, वो इसलिए कि वहां पे रेड ऑक्साइड या आयरन कंपाउंड जाता है, वो आयरन रिच है, और इसलिए उसे लाल कहा जाता है। और ये बहुत सारे मंत्रास एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल, यू नो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी देखा जाता है, उसमें मंगल ग्रह को लाल कहा गया है, तो लाल ही है वो, क्योंकि उसमें आयरन कंपाउंड बढ़ा हुआ है। और पृथ्वी की तो मिट्टी है ये उपजाऊ, ये तो हम सब यूज कर ही रहे हैं। सर अभी ये तो रही मिशन से रिलेटेड बातें कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा कैसा, मतलब सक्सेस होगा या जो भी होगा, वो सब अ, देखेंगे आज आगे जो भी होगा। सर अब बात करते हैं थोड़ा भविष्य को लेकर। इस समय स्पेस इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है कई देशों की। सर उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी स्पेस में पहले देखा जाए तो पूरी तरह भारत सरकार का ही इसमें एक वो रहता था हिस्सा, सब कुछ बिल्कुल। भारत सरकार। लेकिन अभी प्रेजेंट जो हमारा केंद्रीय सरकार है, उसने प्राइवेट पार्टनरशिप को अलाउ किया है, और अभी 40 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसे इंडस्ट्रीज या इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए हैं, जो अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च करके इसरो के साथ मिलकर रिसर्च में बढ़ावा देंगे, बिल्कुल। अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, इससे एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, हम्म, कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी आपको अचीव होती है। और पहले सब कुछ गवर्नमेंट के, इसरो के हाथों में था। अब इसरो को सप्लीमेंट करेंगे वो टेक्नोलॉजी, एक एमओयू के अंतर्गत उन्हें कितना करना है ये सब तय होगा, और उसके बाद वो इसरो के पावर को और अच्छी तरह से बढ़ा देंगे, इसरो की पावर बढ़ जाएगी उससे। और इससे अभी जो कि अभी शायद अभी पॉइंट में होगा जीडीपी का हिस्सा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों में काफी हद तक कई परसेंट जीडीपी का स्पेस इकोनॉमी का बनेगा। अच्छा। अब जैसे आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज के पास स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही स्पेस स्टेशन है,
अगर अफ्रीकन कंट्रीज के पास अगर उनके टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो वो भारत के इसरो की ओर देखते हैं और भारत से उपग्रहों की लाइन लगा के वो प्रक्षेपण करवाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। और शायद भारत का रिकॉर्ड भी जिसमें 100 से ज्यादा सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा गया था। वो लो अर्थ ऑर्बिट LEO उसमें छोड़े जाते हैं और वहां से अपने अपने कंट्रीज के लिए वो अपने टेलीकम्युनिकेशंस को काम करते हैं। अब क्योंकि जमाना इंटरनेट का है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, GPS भी चाहिए पूरी दुनिया में, तो हर देश की डिमांड बढ़ रही है। और स्पेस साइंस में अगर हम अच्छा कर पाते हैं, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल जाता है, तो हम विकसित देशों की तरह ही एक विकास एक एक डेवलप्ड कंट्री की बतौर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जबकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और ये इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी दुनिया में, और हमें भी एक दुनिया के चौथा देश हो जाएगा, तो इससे फर्क पड़ता है। और इसी से जैसे गगनयान अगला जो मिशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी तरह से ही एक स्पेस में मूव किया करेगा। और फ्यूचर में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ साल बाद जो पैसे वाले लोग हैं, एक अधिक स्ट्रेटा वाले जो ऐसा खर्च कर सकते हैं, वो लोग स्पेस में कुछ घंटे या कुछ दिन बिताने के लिए जाया करेंगे। हो सकता है वो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, अपनी एनिवर्सरी के लिए जा रहे हैं, और उसे बहुत सारा टिकट के थ्रू या उनके उसमें काफी सारा अर्न करेंगे, तो जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा अर्न करना सीखेगा। तो ये स्पेस टूरिज्म इस तरह से स्पेस इकोनॉमी के फॉर्म में डेवलप होगा। ऐसे स्पेस में रिसर्च की लेबोरेटरीज ओपन हो जाएंगी कि स्पेस में ह्यूमन की फिजियोलॉजी कैसे चेंज होती है, ह्यूमन की डिजीज चेंजेस पैटर्न कैसे होता है। स्पेस में अगर कोई वेटलेसनेस कंडीशन में हमारे अंगों का क्या होता है, गठिया की जैसे बीमारी हो जाती है एस्ट्रोनॉट को, वो क्यों होती है। स्पेस में खाने पीने के लिए एल्गी या फिर जो साइनो जो लो सवाल तरह की जो चीजें, ऐसी चीजों को कैसे उगाया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होंगे। ऐसे एजुकेशन के सेक्टर में भी जैसे कि सैटेलाइट, प्राइवेट प्राइवेट चैनल्स, इस तरह से इंटरनेट टेलीफोनी, इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होंगे। तो ये जो चंद्रयान 3 का जाना स्पेस की ओर ह्यूमन का झुकाव और उनके लगाव को बढ़ाएगा, जिससे कि स्पेस में जाने की और होड़ होगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में इससे मदद मिलेगी, और यंगस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका होगा इसमें चमकाने के लिए। तो सर कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं है कि मतलब चंद्रयान 3 सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्पेस का एक नया रास्ता स्पेस के लिए खोलेगा। आपका कहना बिल्कुल। ये है ना? या चंद्रमा पर अगर पानी मिलता है तो ये तो दुनिया की हर हर एजेंसी से यूज बिल्कुल करेगी बिल्कुल। और ये हिस्टोरिक हो जाएगा। तो चंद्रमा की जो भी चीज है उसमें अर्थ का भारत देश का नाम जुड़ेगा, तो इसमें हमें फख्र की बात है। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।